Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है लिबरलिज्म। मौजूदा मगरबी दुनिया को अगर एक वर्ड में बयान किया जा सकता है तो वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है कि इंसान अपने हर अमल के लिए आज़ाद है, मुआशरे में वो जो चाहे कर सकता है, मुआशी मैदान में वो जितना चाहे कमा सकता है, जितनी चाहे प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, सियासी अमल में शिरकत के लिए वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार है। मगर इस अमल में वो इस हद तक आज़ाद है कि उसकी वजह से किसी दूसरे फर्द को नुकसान ना पहुंचे और ना ही वो कोई कानून तोड़ने का मुर्तकिब हो। फर्द की जात की नशोनुमा और इनफरादियत को बरकरार रखना इस लिबरलिज्म का बुनियादी मकसद है। लिबरलिज्म के असूल, लिबरलिज्म के 3 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1 फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू डू एनीथिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ। नंबर 2 प्रिंसिपल है इक्वलिटी, यानी एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। थर्ड प्रिंसिपल इज इंडिविजुअलिटी, स्टेट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू ग्रो द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरलिज्म की इकसाम, मौजूदा जमाने में लिबरलिज्म की 2 बड़ी इकसाम हैं, मुआशी लिबरलिज्म, दूसरे नंबर पर सियासी लिबरलिज्म। मुआशी लिबरलिज्म क्या है? मुआशी लिबरलिज्म ये है कि मार्केट फ्री होगी, मुआशी मैदान में फर्द आजाद होगा, फर्द चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हासिल कर ले, जितनी चाहे प्रॉपर्टी रख ले, हुकूमत फर्द और मार्केट के मामलात में दखल अंदाज नहीं होगी। हम इस असूल को लेसिस फेयर कहते हैं। लेसिस फेयर का मतलब है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सप्लाई और डिमांड के असूलों के तहत फर्द चाहे जितना मर्जी कमा सकता है, फर्द चाहे दुनिया में आधी दौलत का मालिक बन जाए, ये निजाम इसे कुछ नहीं कहता। दूसरे नंबर पर है सियासी लिबरलिज्म। फर्द के पास जिंदगी, आजादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे बड़े बड़े हकूक मौजूद हैं। डेमोक्रेसी के जरिए वो अपने नुमाइंदे चुनने में आजाद है, सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए वो आजाद है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आगाज यूनान से हुआ। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है, डिमो और क्रेसी। डिमो का मतलब है आम लोग या प्रॉपर्टी लेस पीपल, और क्रेसी का मतलब है रूल यानी हुकूमत। तो यूं डेमोक्रेसी का मतलब है गरीब लोगों की हुकूमत या आम लोगों की हुकूमत, या हम आजकल इसका मतलब लेते हैं अवाम की हुकूमत। डेमोक्रेसी की बेहतरीन तारीफ इब्राहम लिंकन ने की है। उनका कहना है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए और लोगों के लिए। अरस्तु के मुताबिक डेमोक्रेसी गरीब और ना तजर्बाकार लोगों की हुकूमत को कहते हैं। डेमोक्रेसी की इकसाम, डेमोक्रेसी की 2 इकसाम है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रियासत के तमाम लोग कानून साजी में
और अहम फैसलों में शामिल होंगे। इब्तदाई ग्रीक सिटी स्टेट में यह निजाम राइज था और उसके बाद यूरोप में भी कुछ छोटे छोटे ममालिक में यह निजाम राइज रहा, जैसे कि रूसो इसकी तारीफ करता है और इसे बेस्ट सिस्टम गर्दानता है। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी नुमाइंदा जमहूरियत। डेमोक्रेसी की इस किस्म में रियासत के रहने वाले लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और ये नुमाइंदे असेंबली में जाकर कानून साजी करते हैं और अहम फैसले करते हैं। ये कानून साजी और फैसले अवाम की मंशा और मर्जी के मुताबिक किए जाते हैं। आज के दौर में जो जमहूरियत राइज है वो यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या नुमाइंदा जमहूरियत है। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के सतून। डेमोक्रेसी का जो पहला अहम तरीन सतून है वो है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी रियासत के तमाम लोग इक्तदार आला के मालिक होंगे, यानी ताकत जो है वो फॉल करेगी लोगों में। फिर दूसरे नंबर पर है गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ गवर्नड, यानी लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमत होगी। फिर तीसरा सतून ये है कि मेजॉरिटी रूल करेगी, यानी मेजॉरिटी अक्सरियत जो है वो रूल करेगी। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के जरिए 51% मेजॉरिटी की हामिल पार्टी वो रूल करेगी। सो इन दिस सेंस कि मेजॉरिटी इसमें रूल करेगी। फिर उसके बाद गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, यानी अकलियतों को हकूक हासिल होंगे कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। और रियासत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा ताकि लोग अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने नुमाइंदों को चुन सकें। और उसके बाद जो अहम तरीन सतून है जमहूरियत का वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी तमाम लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक जमहूरी रियासत में रूल ऑफ द लॉ एस्टेब्लिश होगा, कानून के मुताबिक अहम फैसले होंगे। नेशनलिज्म, तवील इर्तिकाई मुनाज़िल तय करते हुए मौजूदा जदीद कौमी रियासत वजूद में आई है। फ़र्द से ख़ानदान, ख़ानदान से कबीला, कबीले से बड़ी बड़ी रियासतें और फिर इन बड़ी बड़ी रियासतों के बाद छोटी छोटी कौमी रियासतों का वजूद में आने तक का ये सफ़र है, ये इर्तिकाई सफ़र है। नेशनलिज़म जदीद सरमायादारी निज़ाम की पैदावार है। नेशनलिज़म का लफ्ज़ लातीनी वर्ड नासी से निकला है जिसका मतलब है पैदा होने की जगह। नेशनलिज्म की तारीफ, लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक कौमियत से मुराद ऐसी आबादी है जो बाज़ रिश्तों मसलन ज़ुबान, अदब, अफ़कार और रस्म रवाज की बुनियाद पर इस तरह मुत्तहद हो कि उसे वहदत के तौर पर महसूस किया जाए। ये है कौमियत की तारीफ लॉर्ड ब्राइस की नज़र में। फिर स्टालिन ने कौम की तारीफ यूं की है, उसके मुताबिक किसी कौम के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक ज़ुबान हो, उसका मखसूस इलाका यानी सरजमीन हो, उसकी मुश्तरका मुआशी सरगर्मियाँ या मुश्तरका मुआशी मफादात हों। ऐसे ग्रोह को कौम कहते हैं। यूं हम कह सकते हैं कि इंसानों का वो ग्रोह जो मुश्तरका रंग, नस्ल, ज़ुबान और रस्म रिवाज का हामिल हो और एक खित्ता ज़मीन पर एक मुआशी और सियासी निज़ाम के तहत ज़िंदगी बसर कर रहा हो, वो कौम कहलाता है। नेशनलिज्म के फ़लसफ़े को जानने के लिए 3 बुनियादी ख्यालात का जानना ज़रूरी है। पहला ये कि कौम का होना,
दूसरा इस कौमियत के शऊर का होना, और तीसरा कौमी खुद मुख्तारी यानी नेशनल सॉवरेनिटी का होना। नेशनलिज्म के बुनियादी अज्जा, नेशनलिज्म के 7 बुनियादी अज्जा हैं, यानी कोई भी कौम इन 7 बुनियादी अज्जा से मिलकर बनती है। नंबर 1 मुश्तरका नस्ल हो, नंबर 2 मुश्तरका रंग हो यानी सबका एक रंग हो, फिर सबकी एक ज़ुबान हो और इन सब का एक ही रस्म रिवाज हो, और फिर ये तमाम लोग एक खित्ता ज़मीन में आबाद हों, यानी इस खित्ता ज़मीन से परे जो लोग रह रहे होंगे वो इस कौम का हिस्सा नहीं होंगे। और फिर इन लोगों का जिनकी नस्ल, रंग, ज़ुबान, रस्म रिवाज और खित्ता एक है, इनका मुआशी निज़ाम और फिर सियासी निज़ाम भी एक हो। यूं इन 7 अज्जा से मिलकर एक कौम वजूद में आती है। नेशनलिज्म का आगाज बुनियादी तौर पर सरमायादारी निज़ाम के साथ हुआ। इनकलाब फ्रांस के बाद तमाम यूरोप में कौमी रियासतें वजूद में आईं। नेशनलिज्म के नज़रिए के बाइस यूरोप में कौमी रियासतों का आगाज़ हुआ और इस नतीजे में कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का भी आगाज हुआ, जिसके रद्द अमल में जिन ममालिक पर कब्जा किया गया था वहां पर भी नेशनलिज्म की तहरीकों का आगाज हुआ और उन्होंने इन कॉलोनियल ताकतों के गलबे से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद इन मुल्कों में इसी नेशनलिज्म को हुक्मरान तबकों ने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया और ये 9 आज़ाद रियासतें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हुए और उनमें इंतशार फैला, जिसकी वजह से इन रियासतों में फौजी आमरीतें परवान चढ़ी। अब एक बार फिर ग्लोबलाइजेशन न्यू इंपीरियलिज्म की नई शक्ल में अपनी पूरी ताकत से आ रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या इस नेशनलिज्म की वेव को रोका जा सकता है या फिर यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों के बाइस नेशनलिज्म का खात्मा हो गया है, या फिर लोग इस नेशनलिज्म के नज़रिए को इस बाइस फरसुदा और बेकार समझते हैं और ये नज़रिया अपनी अहमियत खो चुका है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुनियादी वजह ही ये नेशनलिज्म थी। यही वजह है कि यूरोपियन ने और अंग्रेज़ों ने इस फरसुदा निज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश की और यूरोपीय यूनियन वजूद में आया। तो आपसे हमारा यही सवाल है कि आया कि नेशनलिज्म आज मौजूद है या अपनी अहमियत को खो चुका है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें और हमें अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजें।